दोस्तों, दिसंबर 2022 का वाक्य होता है जब एक लड़के की शादी आने वाली होती है। उसकी शादी में मात्र 4 दिन बचे होते हैं। तभी घर वालों को, उस लड़के की मम्मी को कहीं से खबर मिलती है कि जो तुम्हारी होने वाली बहू है वो तुम्हारे बेटे की माँ जैसी लगेगी, क्योंकि उम्र में वो बहुत ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, अब माँ यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और जो घर के कुछ रिश्तेदार होते हैं वो उस लड़की के वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता लगाने में जुट जाते हैं कि इस लड़की की उम्र कितनी है। दोस्तों, वहां पर भी वो खास अंदाजा नहीं लगा पाते और घर आकर यही कह देते हैं कि लड़की की उम्र बिल्कुल ठीक है, वो लड़की जैसी है। दोस्तों, उसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं और लड़के की शादी की डेट आ जाती है। लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब यहाँ पर जो उस बहू की ननद होती है, उसकी सास होती है, वो यहाँ पर अंदाजा लगाने लगती हैं कि वाकई में ही इस हमारे भाभी की उम्र बहुत ज्यादा है। दोस्तों, फिर उससे आधार कार्ड मांगने लगती हैं, लेकिन वो इधर उधर के बहाने बनाने लगती है और फिर जब आधार कार्ड उसका निकलवाया जाता है तो उसमें जब उम्र देखी जाती है, उस उम्र को देखकर जो वहां पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उसके बाद जो होता है बड़ी ही रोचक कहानी है। आप लोग अगर पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा। ये बांदा के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुमित्रा नाम की एक लड़की, जिसके लिए काफी दिनों से लड़के की खोजबीन की जा रही थी और फिर उनकी खोजबीन एक दिन खत्म हो जाती है। पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक अक्षय नाम का लड़का, जो बाइक मैकेनिक होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है, वो देख लिया जाता है। दोस्तों, दोनों के फोटो से ही इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और शादी में मात्र ही 4 दिन बचे होते हैं। दहेज के सामान को भी आपस में एक दूसरे के पास पहुंचा दिया जाता है। एक बाइक दे दी जाती है, साथ में 1 लाख रुपए नगद भी दिया जाता है। दोस्तों, 4 दिन शादी में बच्चे होते हैं। तभी यहाँ पर जो अक्षय होता है, उसकी माँ को कहीं से खबर मिलती है, जो तुम्हारे बेटे की होने वाली बहू है, उसकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, वो तो तुम्हारे बेटे की माँ जैसी लगेगी। अब यहाँ पर माँ को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वो अपने घर वाले से बातचीत करती है, इधर और भी लोगों से बातचीत होती है। यहाँ पर जो अक्षय होते हैं, उनके फूफा भी आ रहे होते हैं। फूफा और यहाँ पर अक्षय के पापा और 1-2 लोग और घर के 4-5 लोग एक गाड़ी करके सीधे सुमित्रा के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जब सुमित्रा के पापा इन लोगों को देखते हैं तो एकदम से भौचक्का रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और फिर इन लोगों से जब बातचीत की जाती है तो वो कहने लगते हैं कि हम तो यहीं पड़ोस के गांव में बारात में आए थे, सोचा कि यहाँ से होते चले और अपनी बहू को आशीर्वाद देते चले। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी चाय पानी की जाती है और उनसे फिर पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके लिए खाना बनवाया जाए। तो वो लोग कहने लगते हैं, नहीं नहीं, खाना नहीं बनवाना, हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए, हम उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की का पापा होता है, वो सोचने लगता है कि पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब वो ना चाहकर भी उस लड़की को उनके सामने ले आया और लाकर जब लड़की को वो देखते हैं तो वहां पर कानाफूसी होने लगती है। कोई कहता है कि इसकी तो उम्र ज्यादा है, कोई कहता है नहीं नहीं, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, दुबली पतली है थोड़ी सी, इसलिए लग रही है कि इसकी उम्र ज्यादा है। दोस्तों, फिर वहां से वो जैसे तैसे करके अपने घर चले जाते हैं। उनसे पूछताछ होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं, उसकी उम्र तो ठीक है, ज्यादा उम्र नहीं, 21-22 साल वो उम्र बता रहे हैं, देखने में भी वो ऐसी ही लग रही है। दोस्तों, उसके बाद समय आ जाता है जब लड़के की शादी होनी होती है। 4 दिन बाद लड़का दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए पहुंच जाता है। वो बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत किया जाता है और दुल्हन सीधे अक्षय के साथ उसके घर पर आ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे वहां पर समय बीतने लगता है। अक्षय और जो सुमित्रा होती है एक दूसरे के बिल्कुल बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों कहने लगते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, परमात्मा ने शायद हम दोनों को इसीलिए अभी तक कुआरा रखा था। दोस्तों, ऐसी बातें उनकी होने लगती हैं। जो लड़का होता है अक्षय, वो ज्यादातर सुमित्रा के पास ही रहने लगता है। जो घर के और सदस्य होते हैं वो उसे
चोरों का गुलाम भी बुलाने लगते हैं। एक दिन का वाक्य होता है जब सुमित्रा से जो उसकी ननद होती है वो पूछने लगती है कि भाभी आधार कार्ड कहाँ है, क्योंकि आपस में घर में इनकी आपस में इस तरह से बात हो रही थी कि यहाँ पर जो इनकी भाभी आई है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आधार कार्ड से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भाभी कहने लगती है आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है, अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ननद होती है वो कहती है कि तुम्हारा हमारे यहाँ जो राशन कार्ड है उसमें भी तो नाम चढ़वाना है, उस सबके लिए आधार कार्ड की जरूरत है। फिर घर वाले यहाँ पर अक्षय से कहते हैं कि जाओ इसका आधार कार्ड निकलवा लाओ। दोस्तों फिर वहां से नंबर मंगाया जाता है, आधार कार्ड का जो नंबर होता है उससे फिर CSC सेंटर पर जाकर आधार कार्ड निकलवा लिया जाता है। जब यहाँ पर अक्षय आधार कार्ड में उम्र देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें उस लड़की की उम्र 31 साल होती है। दोस्तों यहाँ पर अक्षय 21 साल का और उसकी जो पत्नी है वो 31 साल की, यानी कि उससे 10 साल बड़ी होती है। अब यहाँ पर अक्षय कहने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि मैं 21-22 साल की हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तुम 31 साल की दिख रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं 21-22 साल की ही हूँ, यहाँ पर इसमें उम्र जो है वो गलत लिख रखी है। दोस्तों अब यहाँ पर अक्षय कहने लगता है कि अगर इसमें उम्र इतनी भी तुम्हारी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं और आधार कार्ड घर वालों को दिखाया जाता है तो वहां पर हंगामा खड़ा हो जाता है। सास अलग गाली देने लगती है, ननद अलग गाली देने लगती है, कहने लगती है तुमने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है। लेकिन अक्षय सुमित्रा से यही कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है जो यहाँ पर सुमित्रा होती है उसे अपने मायके जाना पड़ता है और फिर मायके वालों से भी यहाँ पर ये आरोप लगाने लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मामला आगे पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। इधर जो सुमित्रा के घर वाले होते हैं अब अक्षय के घर वालों पर अक्षय के ऊपर दहेज का केस डालने वाले होते हैं। वो कहते हैं कि अक्षय के ऊपर भी दहेज का केस डाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सुमित्रा होती है वो कहती है कि अक्षय के ऊपर केस मत डालो और घर वालों के ऊपर केस डाल लो। लेकिन यहाँ पर जो उनके घर के सदस्य होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर अक्षय के ऊपर केस नहीं डाला गया तो केस बनता ही नहीं है। फिर यहाँ पर सुमित्रा की एक न सुनी जाती और अक्षय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इधर अक्षय के घर वाले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उतारू हो जाते हैं। अक्षय बार बार मना करता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस वाले अक्षय के परिवार को यहाँ पर परेशान करने लगते हैं और बार बार इन लोगों को बुरा भला कहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के साथ साथ ही अक्षय भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इधर जो सुमित्रा होती है वो भी परेशान होती है और समय आ जाता है मई 2024 में ये दोनों के दोनों एक शादी समारोह में पहुंचते हैं और जब दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो यहाँ पर अक्षय सुमित्रा को देखकर कहने लगता है कि सुमित्रा मैंने तुम्हारे साथ कब मार पिटाई की थी, तुमने उसमें लिखवाया था कि तुमने मेरे साथ में मार पिटाई की है, बताओ तो सही, मैंने तुम्हें आज तक हाथ नहीं लगाया, तुमने ऐसा क्यों लिखवाया। तो यहाँ पर सुमित्रा रोने लगती है और कहने लगती है कि अक्षय मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया, मुझे नहीं पता कि घर वालों ने क्या क्या लिखवाया। घर वालों ने मेरे से कहा तो जरूर था कि अक्षय को भी इस केस में लेना पड़ेगा, मैंने उनसे मना किया था कि अक्षय को इस केस में मत लपेटो, लेकिन वो लोग कहते थे कि अगर अक्षय को नहीं लपेटा गया तो केस बनेगा ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गले लगकर उसी शादी समारोह से तुरंत ही वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों के घर वालों के बीच में हंगामा और बढ़ जाता है कि वो तो कहते हैं कि तुमने हमारी लड़की को गायब कर दिया, दूसरे पक्ष वाले कहते हैं कि तुमने हमारे लड़के को गायब कर दिया। दोनों में आपस में मार पिटाई होती है और मार पिटाई की वजह से दोनों के परिवार को चोट आ जाती है और उसकी वजह से फिर से इनके खिलाफ मामला बन जाता है, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। दोस्तों मामला पुलिस में पहुंच जाता है, पुलिस यहाँ पर छानबीन में लग जाती है। जो वहाँ के CO होते हैं राघवेंद्र जी, वो यहाँ पर इन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके अक्षय का नंबर कहीं से इनको मिल जाता है और जब अक्षय से बातचीत करते हैं तो अक्षय यही कहता है कि
कि हमें नहीं पता हमारे परिवार वाले क्यों झगड़ रहे हैं, हम दोनों तो एक साथ हैं और सुखी हैं, हम दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं। अब सीओ साहब भी इन दोनों परिवारों को यही समझाते हैं कि वो दोनों के दोनों ठीक हैं और वो अच्छे से रह रहे हैं। तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, उन दोनों के बीच में तुम्हारा झगड़े का कौन सा कारण बनता है? तुम तो ऐसे झगड़ रहे हो जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं और झगड़ने के बाद माता पिता उन झगड़े को एक विकराल रूप ले लेते हैं और बाद में पता चलता है वो दोनों बच्चे एक साथ ही खेल रहे हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ में हो रहा है, तुम ऐसा काम मत करो। लेकिन यहाँ पर उनका झगड़ा बरकरार चलता रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मई 2025 आ जाता है। मई 2025 में एक दिन अक्षय और सुमित्रा दोनों के दोनों यहाँ पर अक्षय के घर पर पहुंच जाते हैं और इनकी गोदी में एक महीने का छोटा सा बच्चा भी होता है। जब घर वाले ये पूरा वाक्य देखते हैं तो घर वाले देखकर एक बार सन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब अक्षय क्या है। तो यहाँ पर अक्षय कहता है कि ये तुम्हारा पोता है। दोस्तों, सब घर वाले एकदम से दंग हो जाते हैं और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग तो आपस में झगड़ रहे थे, ये लोग तो प्यार पूर्वक रह रहे हैं और इनका एक बच्चा भी हो गया है। दोस्तों, फिर यहाँ पर इन दोनों परिवारों को इकट्ठा किया जाता है और दोनों परिवार इकट्ठा होकर फिर आपस में एक सुलह की बात करते हैं और फिर यहाँ पर सुलह भी हो जाता है और ये आराम से फिर रहने लगते हैं। मई 2025 के बाद अब मई के बाद जून आ चुका है, एक महीने के लगभग बीत चुका है। एक महीने में अब इनकी कोई लड़ाई नहीं हुई है, बड़े प्यार से ये लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जिसमें आप लोगों ने देखा एक उम्र के ऊपर कितना बड़ा हंगामा हो गया। जब लड़की का आधार कार्ड देखा जाता है तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, जबकि पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो घर के सदस्य होते हैं, उसकी सास, उसकी ननद, उसका ससुर, वो लोग यहाँ पर इसको हंगामे का रूप दे देते हैं और कहने लगते हैं कि इसने हमारे साथ में बहुत गलत किया, इसने धोखाधड़ी की है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, आज उनका नाम भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों, कल जो कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया था, उसमें एक जीजा अपनी 2 पत्नियों के होते हुए भी तीसरी 10 साल की लड़की के लिए इतना गलत कदम उठाता है, उन दोनों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए हैं और जो सबसे पहला कमेंट आया है वो आया है पुष्पा श्रीवास्तव का। वो लिखती हैं कि बहुत ही गलत किया, उसको फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगला जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, भगवान आपको सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आता है वो बर्फी राम का आता है। वो कहते हैं कि मैं जम्बा से हूँ, हिमाचल प्रदेश चंबा से। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, हिंदुस्तान का कानून साफ होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट आता है वो ताराचंद शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि ऐसा आदमी कभी भी सेटिफाइड नहीं हो सकता, वो कितनी ही शादी कर ले वो फिर भी ऐसा ही रहेगा। जो ताराचंद शर्मा जी हैं वो कोलकाता से हमें देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो टीकम शर्मा का आता है, ऐसे लोगों को फांसी बनती है। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर जो कमेंट है वो सभी यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। जो ऐसा क्राइम करते हैं उन लोगों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी भी इस वीडियो के जरिए यही दरख्वास्त है कि कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप सुखी रहें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।